कक्षा नवम गणित में आप सभी का स्वागत है। आइए अति लघुत्तरीय प्रश्न विशेष करके विकल्प वाले प्रश्न हैं, बहुविकल्पी प्रश्न हैं, रिक्त स्थान है, सत्य असत्य है, इन प्रकार के प्रश्नों को हम हल करते हैं जो वार्षिक परीक्षा के साथ साथ कई और प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हो सकता है। आइए प्रश्न पहला देखते हैं। पूर्ण संख्या को दर्शाते हैं। नंबर आ n, नंबर बा w, नंबर सा z, नंबर दा q। तो पूर्ण संख्याओं को हम W से दर्शाते हैं, तो सही उत्तर है W। नंबर 2, प्रश्न क्रमांक 2, 8 का घात 5/3 का मान है। नंबर आ 32, नंबर ब 40, नंबर सा 24, नंबर द 8। ध्यान दीजिए, इस प्रकार के जो प्रश्न है उसको हमको हल करके देखना चाहिए। तो 8 का घात 5/3 है, इसको हम ऐसे हल करेंगे। 8 का घात 5/3, तो देखिए 8 को हम लिखेंगे 2 का घात 3 और ये पूरे का घात हो गया 5/3। दोनों घात का आपस में गुणा हो जाएगा, तो ये 3 और 3 कैंसिल हो गया। तो देखिए यहाँ पर 2 का घात 5 आया, अर्थात 2 का गुणा 2 से करेंगे 5 बार, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 ऐसे करके हम 5 बार गुणा करेंगे। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। तो इसका सही उत्तर आ गया कितना? 32। तो 32 इसका सही उत्तर है। तो यहाँ पर हम 8 का घात 5, 8 का घात 5 का मान है नंबर आ 32। आगे देखते हैं। एक संपूरक कोण का मान है। नंबर आ 90 अंश, नंबर बा 270 अंश, नंबर सा 360 अंश और नंबर द में है 180 अंश। ध्यान दीजिए, दो संपूरक कोण, दो कोण यदि देखिए संपूरक कोण का परिभाषा देखें, ऐसे दो कोण जिनके मापों का योग 180 अंश हो वे संपूरक कोण कहलाते हैं। तो यहाँ पर संपूरक कोण का जो मान है वह 180 अंश होगा। नंबर द उत्तर सही है। प्रश्न क्रमांक 4, समीकरण 2 cos θ = 1 में थीटा का मान है। अर्थात इस समीकरण को अगर हम हल करेंगे तो जो चर राशि है थीटा, उसका मान कितने अंश प्राप्त होगा वो हमको ज्ञात करना है। आपके समक्ष यहाँ पर आप विकल्प रूप में दिया है। नंबर आ 30 अंश, नंबर ब 60 अंश, नंबर सा 90 अंश, नंबर द 45 अंश। आइए इसको हम समीकरण को हल करके देख लेते हैं। 2 cos θ = 1, तो देखिए 2 cos θ = 1, ठीक है। तो cos θ हो जाएगा 1/2। ध्यान दीजिए, cos θ के कितने अंश के लिए मान 1/2 होता है? तो ये है cos 60 डिग्री के लिए, cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। देखिए cos cos कैंसिल, तो थीटा = क्या आ गया? 60 डिग्री। तो इस प्रश्न का सही हल हो जाएगा नंबर बा 60 डिग्री, ठीक है। अगला, न्यूनतम शब्द का अर्थ होता है। तो न्यूनतम शब्द का अर्थ होता है में है 10 का घात 11, 10 का घात 21, 10 का घात 1, 10 का घात 31। तो इसका सही उत्तर है नंबर आ। न्यूनतम का शब्द का जो अर्थ होता है वो 10 का घात 11। वैदिक गणित में, प्राचीन गणित में 10 की घात 11 के लिए न्यूनतम शब्द का प्रयोग किया गया है, अर्थात ये कूटांक है। प्रश्न क्रमांक 6, 3 गुणित वर्गमूल 5, यहाँ पर पूरे का घात 3, इसका मान है। नंबर आ 5, नंबर ब 3, नंबर सा 15 और नंबर द 9। ध्यान दीजिए, इसको हम देख करके हल नहीं कर सकते। कोई भी 4 विकल्प
को चुनने से पहले इनको हमको हल करके देखना चाहिए। आइए इसको हम हल कर लेते हैं। यहाँ पर है 3 गुणित वर्गमूल 5 पूरे का घात 3। तो इसको हमको हल करने के लिए क्या करना होगा, ध्यान दीजिए। यहाँ पर इसको 3 बार लिखना होगा। 3 वर्गमूल 5 गुणा 3 वर्गमूल 5 गुणा यहाँ पर है 3 वर्गमूल 5। इन दोनों को पहले गुणा कीजिए तो परिमेय संख्या का गुणा परिमेय से होगा, अपरिमेय का गुणा अपरिमेय से। तो 3 गुणा 3 ये हो गया 9। ठीक है, 3 गुणा 3 कितना हो गया, 9। ध्यान दीजिए यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6, इसमें एक संशोधन है। यहाँ पर 3 परिमेय संख्या न होकर के ये यहाँ पर कर्णी घात के रूप में है। यहाँ पर कर्णी घात 3 और इस पूरे का घात 3 है। तो इसका मान निकालना है। तो आइए अब हम हल कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर कर्णी घात के रूप में है, देखिए ये, और ये पूरे का घात 3। ध्यान दीजिए इस कर्णी रूप को हमको घातांक रूप में बदलना है। मूल रूप को किसमें बदलना है, घातांक रूप में। तो हम क्या करेंगे, ये जो कर्णी घात है ये कर्णीगत का ऐसे घात बन जाएगा और पूरे का घात क्या है, 3। ठीक है, तो दोनों घातांकों का आपस में गुणा होगा तो ये कट गया, तो 5 का घात 1 यानी 5। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर इसका जो सही उत्तर है वह नंबर 5 होगा। ठीक है, प्रश्न पत्र में एक त्रुटि था, इसको सुधारा गया है। प्रश्न क्रमांक 7, 45 अंश का पूरक होता है। देखिए पूरक कोण, दो ऐसे कोण जिनके मापों का योग 90 अंश हो उन्हें पूरक कोण कहते हैं। यदि उनमें से एक कोण का मान 45 अंश है तो दूसरा कोण क्या होगा, तो दूसरा कोण 45 अंश ही होगा, क्योंकि 45 धन 45 कितना होता है, 90। अर्थात कह सकते हैं कि 45 अंश का जो कोण है स्वयं का पूरक होता है। प्रश्न क्रमांक 8, यहाँ पर देखिए प्रश्न क्रमांक 8 में परिमेय संख्याओं हेतु योज्य तत्समक है। तो 1, यहाँ पर ब में 0, स में ऋण 1 और द में इनमें से कोई नहीं। ध्यान दीजिए परिमेय संख्याओं में योज्य तत्समक किसे कहते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। परिमेय संख्या में हम क्या जोड़ें कि फिर वही संख्या प्राप्त होती है, तो ऐसी संख्या 0 है, इसीलिए 0 को परिमेय संख्याओं का योज्य तत्समक कहा गया है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 9, वृत्त की परिधि का सूत्र। तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। यहाँ पर पाई का मान होता है 22/7 या फिर 3.14। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 10, समीकरण 5x धन 2 बराबर 17 में x का मान होगा। आइए ज्ञात कर लेते हैं x का मान क्या होगा। तो 5x धन 2 बराबर 17, यहाँ पर समीकरण में ये वाम पक्ष है, बराबर के चिन्ह के इधर बायां पक्ष होता है और बराबर के दूसरी तरफ दायां पक्ष। तो बायां पक्ष में हमको क्या करना होगा, चर का मान ज्ञात करना है x का, इसलिए इसे यहाँ रख करके अचर पद को दूसरी तरफ पक्षांतर करना होगा ऐसे। तो धन है उधर जाके क्या हो गया, ऋण, पक्षांतर किया हमने, तो 5x बराबर आ गया ये 15। तो x बराबर यहाँ पर गुणा है तो ये भाग हो जाएगा, 5 एकम 5 दिया, यानी x बराबर कितना आया, 3। ठीक है, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि समीकरण 5x धन 2 बराबर 17 में x का मान 3 होगा। तो ये सही उत्तर यहाँ पर क्या हो गया, 3। आइए प्रश्न क्रमांक 11, अव्यक्त गणित के नाम से जाना जाता है। नंबर अ रेखा गणित, नंबर ब त्रिकोणमिति, नंबर स बीजगणित, नंबर द वैदिक गणित। ध्यान दीजिए
अव्यक्त गणित के रूप में बीज गणित को जाना जाता है। ठीक है, बीज गणित को। अगला प्रश्न है, इनमें से सही संबंध नहीं है। 4 विकल्प यहाँ दिए गए हैं, इनमें से कौन सा संबंध सही नहीं है? तो ध्यान देना है, आपको मैं एक हल करके यहाँ पर बता दे रहा हूँ। जैसे नंबर साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। तो देखिए, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का व्युत्क्रम होता है साइन थीटा, तो इसलिए इसको 1/साइन थीटा लिख दिए, बराबर 1, कट गया तो 1 बराबर 1, यानी ये संबंध सही है, दोनों पक्ष बराबर आ गया। ठीक इसी प्रकार आपको परीक्षण करना है, और परीक्षण करने पर आप क्या पाते हैं कि सेक थीटा और कोसेक थीटा दोनों एक दूसरे का व्युत्क्रम अनुपात नहीं है, इसलिए सही संबंध नहीं है, में बी का आंसर रह जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, 1/2 पूरे का घात ऋण 5। देखिए यहाँ पर घात जो है ऋणात्मक में है, तो का मान होगा नंबर 1/32, नंबर 32, नंबर 16, नंबर 1/2। आइए इसको हम हल करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे 1/2 पूरे का घात ऋण 5 है, पूरे का घात क्या है, ऋण 5 है। तो यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे, घातांक के नियम से इसको हम 2/1 तो पूरे का घात धन यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, तो अंश हर में और हर अंश में चला गया, घात यहाँ पर ऋणात्मक था, धनात्मक हो गया, तो इसको लिखा जा सकता है 2 का घात 5, और 2 का घात 5 अर्थात 32। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारे सामने है, नंबर 32। वैदिक गणित में सूत्र यानी उपसूत्र कितने हैं? तो वैदिक गणित में कुल मिलाकर के 13 उपसूत्र होते हैं। अगला प्रश्न, वैदिक गणित में सूत्र कितने हैं? तो वैदिक गणित में कुल 16 सूत्र होते हैं, ध्यान रखना है आपको। नंबर 16, 27 का घात 2/3 का मान है नंबर 6, नंबर 9, नंबर 27, नंबर 81। इसको आपको हल करके देखना है, फिर सही उत्तर पर आपको टिक लगाना है। ठीक है, आइए पता करते हैं। 27 का घात 2/3, 27 का घात 2/3, तो 27 को लिखेंगे 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा, इसका भाज्य गुणनखंड करते हैं, और ये हो गया 2 पूरे का घात 2/3। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 3 का घात 3, और ये पूरे का घात है 2/3, दोनों घात का आपस में गुणा हो जाएगा, तो 3 का यहाँ पर 3 का घात 3 गुणित 2/3, ये घात कट जाएगा, 3 और 3 बचा क्या, 3 का घात 2, अर्थात 3 तिया 9। तो इसका सही उत्तर है यहाँ पर, सही उत्तर है 9। ठीक है, ओके। आगे प्रश्न है, आइए देखते हैं आगे। बहुपद x धन 2/3 है, रेखिक बहुपद, अचर बहुपद, द्विघातीय बहुपद या त्रिघातीय बहुपद। ध्यान दीजिए, यहाँ पर चर राशि x है, चर राशि x का घात 1 है, तो जिस बहुपद में चर राशि की अधिकतम घात 1 हो, उस बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। तो इस हिसाब से यहाँ पर पहला आंसर सही है। आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक, ध्यान दीजिए यहाँ पर, हाँ, संचयी आवृत्ति वक्र से ज्ञात किया जा सकता है, संचयी आवृत्ति वक्र से ज्ञात किया जा सकता है, बहुलक, ब में माध्यिका, स में माध्य और द में इनमें से कोई नहीं। तो संचयी आवृत्ति वक्र से माध्यिका ज्ञात किया जाता है, मीडियन। प्रश्न क्रमांक 20, आयत चित्र में आयत की चौड़ाई निर्भर करती है, नंबर वर्ग की माप पर,
ब वर्ग की संख्या पर, नंबर स आवृत्ति की संख्या पर, नंबर द उपरोक्त सभी। ध्यान दीजिए, इसका सही उत्तर है वर्ग की माप। आइए अगला प्रश्न है, संचयी बारंबारता सारणी के लिए विधि है से कम, ब और अधिक, स उक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो संचयी बारंबारता सारणी इसको बनाने के लिए नंबर अ और नंबर ब दोनों ही विधि होता है, अतः इसका उत्तर है नंबर सा, उक्त दोनों। आइए अब हम कुछ रिक्त स्थान से संबंधित प्रश्न हल करते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे यहाँ पर प्रश्न है, तल्लक्षणा शब्द किस संख्या हेतु प्रयोग होता था? प्राचीन काल में तल्लक्षणा शब्द के लिए कूटांक प्रयोग किया जाता था, तो वह संख्या क्या है? तो ध्यान दीजिए, वह संख्या है 10 का घात 53। ठीक है, 53, 10 का घात 53, इसे तल्लक्षणा के रूप में जाना जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर 10 का घात 53 आ गया, 10 का घात 53। ठीक है, चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग यहाँ पर बोल सकते हैं 180 अंश होता है, या फिर यहाँ पर बोला जा सकता है संपूरक होता है। क्या लिख सकते हैं? संपूरक होता है। नंबर 24, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू, अर्थात इन दोनों के गुणनफल का मान क्या होगा? तो आइए हल करके देख लेते हैं। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, तो साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है कोसेक, तो यहाँ लिख देंगे 1/कोसेक थीटा इंटू ये कोसेक थीटा तो है ही, कोसेक थीटा कैंसिल हो गया, तो आया कितना? 1। अर्थात साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, इन दोनों का जो गुणनफल है वो 1 प्राप्त होगा। ठीक है, अगला प्रश्न, किसी धन के उपयोग के बदले दिए गए या लिए गए अतिरिक्त धन को इंटरेस्ट यानी ब्याज कहते हैं, इंटरेस्ट। ठीक है, नंबर 26, बहुपद px बराबर 2x धन 1 का शून्यक क्या होगा? ध्यान देना होगा हमको शून्यक ज्ञात करने के लिए। आइए हम इसको ज्ञात कर लेते हैं। px इक्वल टू हो गया 2x + 1। यहाँ पर x का मान हम क्या रखें जिसके लिए इस पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाए? उस मान को ही दिए गए बहुपद का शून्यक कहते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, 2x + 1 इसको 0 मान लेंगे, तो 2x इक्वल टू ये -1 + 1 इधर आकर के पक्षांतर होकर माइनस हो गया, तो x इक्वल टू ये -1 ये अपॉन 2। तो इस प्रकार से इस बहुपद का शून्यक जो है वो ऋण 1/2 होगा। ध्यान दीजिए, इसको आप परीक्षण भी कर सकते हैं। 2 गुणित ऋण 1/2 धन 1, 2 और 2 कट गया, तो ऋण 1 धन 1 कितना आ गया? 0। तो इस प्रकार से दिए गए बहुपद 2x धन 1 का शून्यक ऋण 1/2 है। ठीक, अगला प्रश्न, चक्रवृद्धि ब्याज की दर अर्धवार्षिक हो तो कुल धन A अर्थात मिश्र धन हेतु सूत्र क्या होगा? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का सूत्र, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का सूत्र A बराबर P 1 धन R/100 पूरे का घात n। ये इससे क्या होता है, मिश्र धन निकलेगा। ठीक है, तो जब चक्रवृद्धि ब्याज की दर अर्धवार्षिक हो, जब दर अर्धवार्षिक है तो यहाँ पर दर को क्या कर लिया जाता है, आधा कर लिया जाता है। दर को क्या कर लिया जाता है, आधा, और समय को 2 गुना। तो ऐसी स्थिति में A बराबर P
1 धन r/2 और 100 और ये हो जाएगा 2n। तो इस सूत्र का आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। बहुपद 3x का घात 3 ऋण 2x का घात 2 धन 5x ऋण 7 में अचर बहुपद क्या है। ध्यान दीजिए, अचर बहुपद, यहाँ पर इस पद में x है, यहाँ भी x है चर पद, यहाँ भी चर पद है, ऋण 7 में चर पद नहीं, अर्थात ये अचर पद है, तो ये अचर पद ऋण 7 कहेंगे। सही उत्तर। सर्वसमीका 1 - sin² थीटा का मान cos² थीटा होता है, cos² थीटा। ठीक है। दो प्रतिच्छेदी रेखाओं के शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं। तो एक डायग्राम द्वारा भी आप देख लीजिए। दो प्रतिच्छेदी रेखा बनाइए इस प्रकार से, एक बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। तो यहाँ पर एक कोण और ये दो कोण, दूसरा कोण, ये दोनों जो है शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे। और शीर्षाभिमुख कोण सदैव बराबर होते हैं, अर्थात कोण 1 बराबर क्या होगा, कोण 2। तो इसके उत्तर में आप लिख सकते हैं दो प्रतिच्छेदी रेखाओं के शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, ऐसे। अगला प्रश्न, वैदिक गणित में कुल 16 सूत्र हैं। प्रश्न आगे हम बढ़ते हैं और इसमें हम देखते हैं कि आयत चित्र पर आयत की जो चौड़ाई है किस पर निर्भर करती है। तो वर्ग की माप, ये निर्भर किस पर करती है, वर्ग की माप पर। ठीक है, ये उत्तर हो गया। आइए, बहुपद 3x धन 1 का शून्य क्या होगा। तो जैसे पूर्व में भी हमने ज्ञात किया वैसे ही ज्ञात कर लेते हैं। बहुपद 3x धन 1, इसको हम 0 मान लें, तो 3x बराबर धन 1 पक्षांतर हो गया, ऋण 1 हो गया, तो x बराबर ऋण 1/3, अर्थात दिए गए बहुपद 3x धन 1 का शून्य ऋण 1/3 होगा, ऋण 1/3 ऐसे। ठीक है। फिर प्रश्न एक है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का प्रत्येक युग्म किस प्रकार का होता है। तो आइए इसको चित्र द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, दो यहाँ पर रेखाएं हैं इस प्रकार से, एक तिर्यक छेदी रेखा उनको दो अलग अलग बिंदुओं पर काटती है, एक बिंदु यह है, एक बिंदु यह है। तो प्रश्न क्या कहता है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का प्रत्येक युग्म। तो ये तिर्यक रेखा है, एक ही ओर का प्रत्येक युग्म अर्थात ये दोनों। तो ये जो दोनों जो कोण है, यानी ये जो एक युग्म ये हो गया, दूसरा युग्म इधर हो गया। ठीक है, ये कोण 1 कोण 2 और ये कोण 3 कोण 4 मान लेते हैं। तो कोण 1 धन कोण 2 ये सदैव समपूरक होगा 180 अंश का। इसी प्रकार कोण 3 धन कोण 4 इन दोनों का योग भी 180 अंश होगा। ठीक है। तो यहाँ पर प्रत्येक युग्म समपूरक होता है, लिख सकते हैं, प्रत्येक युग्म समपूरक। कोण की दृष्टि से पूछे तो 180 अंश होता लिख सकते हैं। अगला, अंकित मूल्य में दी गई छूट क्या कहलाती है। तो अंकित मूल्य में दी गई छूट यहाँ पर बट्टा कहलाती है, बट्टा। ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। संख्या 8756904 का बीजांक क्या है। तो किसी संख्या का बीजांक निकालने के लिए दी गई संख्या के अंकों का योग करते हैं, और जब तक है ना योग करते जाना है तब कि एक अंक ना प्राप्त हो। अब जैसे इनका योग करिए, 8 धन 7 15, 15 अर्थात 1 धन 5 6 हो गया, 6 में 5 को जोड़िए 11, 11 अर्थात 2 अंक हो गया, तो एक अंक बनाइए, तो 1 और धन 1 2,
2 धन 6 8, एक अंक है, ठीक है। तो 8 और 9 को जोड़िए 17, 17 यानी 2 अंक हो गया। तो फिर इसको जोड़िए 1 धन 7 यानी 8 हो गया, और 8 धन 0 यानी 8 हो गया, और 8 धन 4 12, 12 अर्थात क्या हो गया 12 यानी 2 अंक। तो फिर से इनको जोड़ दीजिए तो ये 3, तो अर्थात दी गई संख्या का बीजांक हो जाएगा 3। अगला प्रश्न, यहाँ पर प्रश्न है संख्या 41960000 को मानक रूप में लिखिए। देखिए किसी भी संख्या को मानक रूप में लिखने के लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है k × 10⁻n, ठीक है, जहाँ पर n जो है पूर्णांक है और k का जो मान है वह 10 से छोटा होगा लेकिन 1 से बड़ा या बराबर हो सकता है। तो जैसे हमारे पास एक संख्या है 4196 1 2 3 4 5, ये इसको हमको इस रूप में व्यक्त करना है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, इसको लिख लेंगे ऐसे, यहाँ पर लिख लीजिए 10, ठीक है। अब इस संख्या को अपने को क्या करना है जी, के का मान अर्थात 1 से बड़ा या बराबर या 10 से छोटा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 स्थान पर अगर हम दशमलव लगाते हैं तो 4.196 हो जाएगा। कितना स्थान लगाए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर 10⁸ ये है वैज्ञानिक संकेतन, ठीक है, या इसको मानक रूप भी कहते हैं। तो इस संख्या का मानक रूप क्या हो जाएगा, 4.196 गुणित 10⁸, ठीक है। अगला प्रश्न, किसी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, ठीक है, कितना होता है 180 अंश। समीकरण x धन 3 बराबर 27 को कथन के रूप में व्यक्त कीजिए। ये समीकरण है, कथन रूप में हम इसको कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं। x जो है अज्ञात संख्या है, उसमें 3 को जोड़ा जा रहा है तो कितना मिला 27। इसको ऐसे लिखिए, किसी संख्या में 3 जोड़ने पर 27 प्राप्त होता है, हो गया ये। अगला प्रश्न, अंकित मूल्य ऋण विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य ऋण विक्रय मूल्य, तो इसको फिर बोला जाता है छूट या बट्टा, ठीक है। ध्यान दीजिए, छूट या बट्टा सदैव अंकित मूल्य पर मिलता है, और अंकित मूल्य सदैव विक्रय मूल्य कि या तो बराबर होगा या फिर बड़ा होगा, ठीक है। प्रश्न क्रमांक अगला देखते हैं। आयत चित्र पर आयत की चौड़ाई वर्ग माप पर निर्भर है, ये ठीक है। आइए कुछ सत्य असत्य कथन भी देख लेते हैं। ऋजु कोण का मान 360 अंश होता है। ऋजु कोण अर्थात सरल कोण, तो सरल कोण का मान आप सभी जानते हैं 180 अंश का होता है, लेकिन ये 360 अंश का होता है कह रहा है, यानी ये कथन असत्य है, असत्य लिख देना है आपको। यहाँ पर है आयत चित्र में, ध्यान से देखेंगे, आयत चित्र में यानी आयत चित्र के माध्यम से ज्ञात किया जा सकता है माध्य, यानी आयत चित्र के माध्यम से माध्य ज्ञात कर सकते, ये कह रहा है, बिल्कुल सही है, इसको सही कहेंगे। अगला प्रश्न, घात 2 के एक चर के बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, ये कथन असत्य है। किसी चर का घात अगर 1 हो उस बहुपद को ही रैखिक बहुपद कहते हैं। अगला प्रश्न, जब दो प्रतिच्छेदी रेखाओं को कोई तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो संगत कोण बराबर होते हैं, ठीक है। जब दो प्रतिच्छेदी रेखाओं को कोई तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो संगत कोण बराबर होते हैं। आइए इसको चित्र में देख लेते हैं एक बार। जैसे देखिए, एक रेखा है, ये दूसरी रेखा है, एक तिर्यक छेदी रेखा ऐसे अगर उसको काटे
तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है, यहाँ कोण बन रहा है, ये दोनों संगत कोण है और ये सदैव क्या होंगे, बराबर होंगे। इसका मतलब है यह जो कथन है वो सत्य है। ठीक है, तो इस कथन को आप लोग सत्य कहेंगे। अगला प्रश्न, घातांक नियम 1/m बराबर 1/1/m होता है, यह कथन असत्य है। ध्यान दीजिए, अगर 1/m है तो इसको हम 1/1/m कहेंगे, तब ये सत्य होता। लेकिन यहाँ पर भी घात धनात्मक है, यहाँ भी घात धनात्मक है, इसलिए कथन असत्य है। ठीक है। अगला प्रश्न, वर्गमूल 3 एक परिमेय संख्या है, यह कथन असत्य है। वर्गमूल 3 वास्तव में एक अपरिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या जैसे प्रश्न कहता है वर्गमूल 3 एक परिमेय संख्या, ये असत्य है। यदि cot थीटा बराबर 1/वर्गमूल 3 हो तो tan थीटा बराबर, यानी इसका मान 1/वर्गमूल 3 होगा, यह कथन भी क्या है, असत्य है। tan थीटा का मान वर्गमूल 3 होगा। वर्गांतर 45 से 55 में निम्न सीमा 45 है, बिल्कुल सत्य कथन है। अगला प्रश्न, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण से बने दो त्रिभुज सदैव असमान होते हैं। तो दो त्रिभुज असमान होते, ये कथन भी असत्य है। ठीक है। आइए अगला प्रश्न है, 10 का घात 0 गुणित 30 का घात 0 का मान 300 होगा। ये 300, इसको 300 समझिए, 300 होगा। हल करके देख लेते हैं। 10 का घात 0 गुणित 30 का घात 0। देखिए, एक हमारे पास घातांक नियम है, किसी संख्या का घात 0 है तो उसका मान 1 होता है। तो 10 का घात 0 का मान 1, 30 का घात 0 का भी मान 1, तो ये 1। इसका मतलब है यहाँ 300 प्राप्त नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये कथन क्या है, असत्य है। ठीक है। वृत्त की प्रत्येक जीवा वृत्त का व्यास भी होता है, ये कथन असत्य है। वृत्त का प्रत्येक व्यास वृत्त का जीवा होता है, ये सही है। वृत्त का व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा भी होती है, बिल्कुल सही है। परिभाषा से भी देखें तो यहाँ पर व्यास जो है वृत्त की जीवा भी है। वृत्त की त्रिज्या व्यास की आधी होती है, सही है। अगला प्रश्न है, बहिष्कोण का माप, त्रिभुज के बहिष्कोण का माप उसके सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, बिल्कुल सत्य कथन है ये। अगला प्रश्न, समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। ध्यान दीजिए, जो एक समकोण त्रिभुज रहेगा, ये समकोण त्रिभुज, ये 90 अंश सबसे बड़ा कोण है, तो इसके सम्मुख जो भुजा होगी, बड़े कोण के सम्मुख भुजा भी तो बड़ी होती है, तो ये कथन भी बिल्कुल सत्य है। अगला प्रश्न, किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है, बिल्कुल सत्य कथन है। तीसरा, यानी अगला प्रश्न है, किसी त्रिभुज में असमान भुजा में बड़ी भुजा का सम्मुख कोण भी बड़ा होता है। किसी भी त्रिभुज में अगर एक भुजा बड़ी है तो बड़ी तीनों भुजा में से अगर एक भुजा बड़ी है तो उस बड़ी भुजा का सामने वाला कोण भी बड़ा होता है, बिल्कुल सत्य है। अगला प्रश्न, किसी त्रिभुज में दो बराबर भुजाओं का सम्मुख कोण अर्थात समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं का सम्मुख कोण भी बराबर होता है, ये भी सही है, कथन सत्य है। भारत में सांख्यिकी के विकास में प्रोफेसर पी.सी. महालनोबिस का योगदान महत्वपूर्ण है, ये स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का है, यह कथन बिल्कुल सत्य है। तो इस प्रकार वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला का पहला कड़ी आपने देखा। शेष अगली कड़ी में हम मिलते हैं। आप चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।